बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और इस सीरीज़ का उन्वान है नवाज़ शरीफ के फ़ौज से इख्तलाफात। नवाज़ शरीफ साहब ने 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया बतौर वज़ीर आज़म। जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनको 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम करने का मौका मिला। पहले दौरे हुकूमत में 3 आर्मी चीफ्स के साथ, दूसरे में 2 आर्मी चीफ के साथ और उसके बाद तीसरे में फिर 3 आर्मी चीफ्स के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन किसी एक के साथ भी उनके खुशगवार ताल्लुकात कायम नहीं हो सके। मैं 8 वीडियोस बनाने जा रहा हूं और 8 वीडियोस में एक एक करके मैं आपको एक एक चीफ के साथ नवाज शरीफ के इख्तलाफात के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि उनके असलम बेग के साथ क्या इख्तलाफात थे, आसिम नवाज जंजुआ के साथ क्या थे, वहीद काकड़ के साथ क्या थे, फिर जनरल जहांगीर करामत के साथ उनके क्या इख्तलाफात हुए कि उनसे इस्तीफ़ा ले लिया, परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्यों लड़ाई हुई कि परवेज़ मुशर्रफ ने इनको चलता किया, फिर उसके बाद जनरल कियानी के साथ चंद महीनों के लिए काम किया, जनरल कियानी के साथ क्या मसाइल हुए, जाहिल शरीफ के साथ क्यों लड़ाई हुई और कमर बाजवा साहब के साथ क्या मसाइल हुए। तो 8 वीडियोस हैं, ये 8 वीडियोस की एक सीरीज़ है जिसमें 1 बाय 1 मैं आपके साथ तमाम आर्मी चीफ्स के साथ नवाज शरीफ के ताल्लुकात को शेयर करने जा रहा हूं। तो ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है, पार्ट 1, जिसमें जनरल असलम बेग के साथ नवाज शरीफ के ताल्लुकात का हम जायज़ा लेने जा रहे हैं। देखिए, असलम बेग साहब के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जब नवाज शरीफ 1990 में पहली मरतबा, 91 में इनफैक्ट जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त असलम बेग आर्मी चीफ थे और असलम बेग साहब जो हैं वो ज़ियाउल हक की मौत के बाद आर्मी चीफ बनाए गए थे। तो असलम बेग साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और असलम बेग उस वक्त आर्मी चीफ थे जिस वक्त IGI बनाई जा रही थी। और IGI कौन बना रहा था? हमीद गुल साहब बना रहे थे। किसके कहने पर बना रहे थे? असलम बेग साहब के कहने पर बना रहे थे। तो बुनियादी तौर पर असलम बेग वो आर्मी चीफ थे जिन्होंने IGI के ज़रिए, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IGI के ज़रिए नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में किरदार अदा किया। यानी नवाज शरीफ को इक़्तिदार तक लाने में और वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पर बिठाने में असलम बेग साहब का, जनरल असलम बेग का बड़ा अहम किरदार था। इस लिहाज से देखा जाए तो असलम बेग इनके मोहसिन भी थे, लेकिन असलम बेग के साथ भी नवाज शरीफ के ताल्लुकात जो हैं वो आते ही ख़राब हो गए। ये भी आपके जहन में रहे कि जो पहला दौरे हुकूमत था नवाज शरीफ का, उसमें जो सदर हुआ करते थे वो गुलाम इसहाक खान थे और गुलाम इसहाक खान जो हैं वो काफ़ी बाइख्तियार सदर थे। उस वक्त आईनी तौर पर सदर के पास काफ़ी इख्तियारात होते थे। बाद में 97 में जब नवाज शरीफ आए तो उन्होंने सदर के इख्तियारात ख़त्म किए थे और रफ़ीक तारड़ जैसे सदर मार्केट में आ गए थे और ममनून हुसैन जैसे सदर मार्केट में आ गए थे, क्योंकि नवाज शरीफ ने सदर के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया था। लेकिन उससे पहले इसहाक खान के ज़माने में सदर के पास काफ़ी इख्तियारात होते रहे थे। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि ये बात आगे तक चलेगी, अगली 3-4 वीडियोज़ में हम इसका जिक्र करेंगे। अच्छा, असलम बेग साहब जो हैं अब जब इक़्तिदार में लेकर आए तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट प्लान किया गया IGI, जिसमें बुनियादी तौर पर तो हमीद गुल साहब इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे या IGI को बना रहे थे, जिसको जो वो कहा भी करते थे मैं IGI का खालिक हूँ। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो एक अहम पोस्ट पर चाहिए था। तो उसके लिए फिर जनरल असलम बेग साहब ने जनरल असद दुरानी को ISI का चीफ बनाया, ताकि असद दुरानी साहब बतौर ISI चीफ अपना किरदार अदा कर सकें और बेनज़ीर को शिकस्त देकर नवाज शरीफ अपनी हुकूमत बना सकें। तो इसीलिए असद दुरानी साहब को ISI का चीफ लगा दिया गया। अब ISI चीफ ने यानी असद दुरानी साहब ने उस वक्त जो फंड्स का अरेंज किया हबीब बैंक के यूनुस हबीब साहब से 1 करोड़ 40 लाख रुपए उस ज़माने में अरेंज किए गए और उनको सियासी जमातों में तकसीम किया गया। अच्छा, अब ये जो पैसे दिए गए बुनियादी तौर पर ये दिए गए ताकि उन लोगों को पैसे दिए गए जो कि जीत के नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे और उनकी हुकूमत, यानी IGI में शामिल लोगों के लिए जो है वो ये फ़ंड इस्तेमाल हुए। मुझे याद है मैं आरिफ निज़ामी साहब के साथ जब काफ़ी टाइम हमारा गुजरा तो आरिफ निज़ामी साहब अक्सर एक बात बताया करते थे। कहते मैंने एक दफ़ा नवाज शरीफ से पूछा कि नवाज शरीफ साहब तानू भी पैसे मिले सी? तो नवाज शरीफ ये अब आरिफ निज़ामी साहब मरहूम कहा करते थे कि नवाज शरीफ कहते थे अब थोड़े जे मिले सी। तो मैंने पूछा, निज़ामी साहब कहते मैंने पूछा कितने मिले थे? उन्होंने कहा 25 लाख रुपये मिले सी। ये 1990-91 की बात है जब इलेक्शन हो रहे थे। लेकिन बहरहाल काउस जी जो थे, शेर काउस जी जो बड़े सीनियर साहब थे, पिछले 1-2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, उन्होंने जो बड़ी एक फेमस स्टोरी की थी उसमें उन्होंने जो फिगर्स बताई थी कि किसको कितने पैसे मिले, उसमें नवाज शरीफ को 35 लाख रुपए का उन्होंने अपनी स्टोरी में जिक्र किया था कि नवाज शरीफ को 35 लाख रुपए मिला था। तो यूं बहरहाल ये एक मैनिपुलेट करके चीज़ों को, और फिर आप अगर किताब पढ़ें एजेंसियों की हुकूमत अतः सुहेल साहब की,
तो अज़हर सुहेल साहब की किताब में भी बताया जाता है कि नवाज शरीफ को जिताने के लिए कैसे एक ISI के हेडक्वार्टर में एक सेल कायम किया गया था और उस सेल में बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही थी और इंश्योर किया जा रहा था कि नवाज शरीफ की सीटें जो हैं वो पूरी करके दी जाएं। यानी नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए इतना कुछ किया असलम बेग साहब ने, और 207 में से 106 सीटें हासिल करने में IJ कामयाब हुई और नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। अच्छा, अब यहां तक तो ठीक था जब तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, लेकिन जैसे वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक्त इख्तलाफात शुरू हो गए आर्मी चीफ के साथ नवाज शरीफ के। अच्छा, अब इख्तलाफात क्यों शुरू हुए? देखिए, पहली बात तो ये थी कि जो असलम बेग साहब थे, जाहिर है उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक जब हुकूमत कर रहे थे तो ज़ियाउल हक की वफ़ात के बाद अब वो वॉर का ज़माना था, अफ़गान जंग का ज़माना था। अफ़गान जंग बेनज़ीर के वक्त जब बेनज़ीर आई तो वो ख़त्म हो रही थी, उस पोस्ट वॉर अफ़गान वॉर का एक टाइम चल रहा था। तो फ़ौज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था फ़ॉरेन पॉलिसी में, अफ़गान पॉलिसी में, इंडिया के साथ ताल्लुकात की पॉलिसी में, और रशिया, अमेरिका। तो ये फ़ौज का ज़ियाउल हक के ज़माने से ही चला रहा था, बड़ा अहम रोल था। लेकिन नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो सच्ची मुच्ची का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, तो मुझे तो इख्तियारात चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब ने इख्तियारात हासिल करने की कोशिश की। पहला इख्तलाफ उनका जो यही हुआ कि भाई अब जो फैसले हैं अफ़गान पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से, वो फैसले मैं करूंगा, ये उन्होंने अमली तौर पर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनका फ़ौज के साथ खिंचाव हुआ। अच्छा, अब देखिए, ये वो वक्त था कि न्यूक्लियर पावर जो प्रोग्राम था पाकिस्तान का, उस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी और पाकिस्तान की $600 मिलियन की जो इमदाद थी वो रोक ली थी और F-16 तैयारों की फ़रोख्त भी पाकिस्तान को रोक दी थी। अब नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि इनमें से कम एक चीज़ जो $600 मिलियन की इमदाद है, ये कम से कम जो है वो ज़रूर मिले, पाकिस्तान को मिल जाए। इसके लिए वो चाहते थे कि अमेरिका के साथ खुशगवार ताल्लुकात हों और अमेरिका की सारी बातें मान ली जाएं। लेकिन फ़ौज ये चाहती थी और असलम बेग ये चाहते थे कि अमेरिका की सारी बातें नहीं मानी जा सकती। नवाज शरीफ चाहते थे कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम किए जाएं और अच्छे ताल्लुकात करके $600 मिलियन की इमदाद को बहाल कराया जाए। तो पहला नुक्ता इख्तलाफ तो यही हुआ। अच्छा, फिर हुआ ये कि इराक जंग शुरू हुई। जब अमेरिका इराक जंग शुरू हुई तो उसमें आप कुवैत का मामला था, अमेरिका ने जो है वो कुवैत का साथ दिया। अब अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी अपना रसूख इस्तेमाल किया। उनको पता था कि पाकिस्तान को इमदाद चाहिए, F-16 तैयारे चाहिए, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि आप हमें इराक जंग में अमेरिका का साथ दें कुवैत की हिमायत में। अच्छा, अब पाकिस्तान के ऊपर ज़ाहिर अमेरिका का एक दबाव था, तो इस पर पाकिस्तान ने एग्री तो कर लिया, लेकिन असलम बेग साहब ने कहा कि ठीक है, हम अपने फौजी दस्ते भेजेंगे, लेकिन हम अपने फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजेंगे, इराक के अंदर ग्राउंड पर नहीं उतारेंगे। हम अपने फौजी दस्ते सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब की तक भेजेंगे। हम यानी सपोर्ट तो देंगे लेकिन जंग में बाकायदा हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि नहीं, जंग में हम जिस तरह अमेरिका चाहता है एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही किया जाए, ताकि $600 मिलियन की इमदाद किसी न किसी से बहाल की जाए। अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन पूरी चाहता था, लेकिन फौज चाहती थी कि उस तरह से ग्राउंड पर, फौज का ख्याल था कि इस्लामी मुल्क के खिलाफ लड़ना, यानी पाकिस्तान का इराक के खिलाफ लड़ना, ये सही नहीं होगा। मुसलमानों के हाथों मरना ये सही नहीं होगा, इसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे। तो इसीलिए जो है वो नहीं मानते थे, फौज नहीं मानती थी और असलम बेग साहब नहीं मानते। मैं छोटा सा था उस वक्त, मुझे याद है मैं 8-10 साल का हुआ करता था, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो स्टिकर्स, बैनर्स और वो लगना शुरू हो गए, सदर सद्दाम तेरी अज़मत को सलाम, ये जुमला लिखा जाता था। तो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्या मामला है कि सद्दाम हुसैन इराक में जंग लड़ रहा है और उसकी हिमायत में यहाँ पर क्यों बैनर लग रहे हैं। तो वो अमेरिका की मुखालफत में ये बैनर लगाए जा रहे थे, और ताकि पाकिस्तान की फ़ौज का जो मौक़िफ़ है उसको भी स्ट्रेंथन किया जाए कि पाकिस्तान के जो आवाम है वो भी इराक के मुखालफत में नहीं जाना चाहते, इसलिए हम अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो सकते। तो नवाज शरीफ साहब को चूंकि यहाँ पर काफ़ी $600 मिलियन की इमदाद चाहिए थी और वो समझते थे कि उनकी गवर्नमेंट को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, और वैसे भी बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला फार्मूला उस ज़माने से चल रहा है, तो यहाँ पर फ़ौज के साथ उनके इख्तलाफात हो गए, मज़ीद इख्तलाफात हो गए। अच्छा, फिर असलम बेग साहब के साथ मामला ये हुआ कि उन्होंने यानी अपने जाने से पहले
जो आला फ़ौजी अफसरान हैं उनको ख़त लिखा और उसमें आर्मी चीफ़ के इख्तियारात के हवाले से बात की, फ़ौज के बजट के हवाले से बात की और सीनियर अफसरान की जो तरक्कियों से मुतल्लिक हैं वो उन्होंने उस ख़त में लिखा कि क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए। इस पर नवाज शरीफ साहब काफ़ी नाराज़ हुए। नाराज़ इसलिए हुए कि नवाज शरीफ को लगा कि ये ख़ुद तो जा रहे हैं लेकिन ये चाहते हैं कि फ़ौज का तसल्लुत कायम रहे और फ़ौज की जो इख्तियार या फ़ौज की बर्तरी है, सुपरमेसी है, वो हुकूमत के ऊपर कायम रहे। इसी वजह से उन्होंने ये ख़त लिखा है। वो समझते थे कि उनको ये ख़त नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर ख़त ना लिखते तो नवाज शरीफ यानी हमेशा से फ़ौज के ऊपर अपनी सिविल सुपरमेसी की कोशिश करते रहे हैं और उसके रास्ते तलाश करते रहे हैं। और यहाँ पर भी उनको लगा कि असलम बेग खुद तो जा रहे हैं लेकिन जाते जाते वो फ़ौज की सुपरमेसी को इंश्योर करना चाहते हैं ताकि वो पॉलिसीज़ जो हैं वो फ़ौज की चलें। तो इससे भी उनका असलम बेग के साथ इख्तलाफ हुआ। एक और नुक्ते पर इख्तलाफ हुआ, वो ये कि जाहिर है जब असलम बेग जब भी कोई आर्मी चीफ जाता है तो वो रिकमेंडेशन देकर जाता है कि किसको नया आर्मी चीफ होना चाहिए और उसके लिए वो पूरी एक जो है वो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट का एक डिसीजन होता है, वो उनको बताते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मानना या नहीं मानना वो एक अलग बात है। अब फ़ौज ये चाहती थी, असलम बेग साहब ये चाहते थे कि हमीद गुल को नया आर्मी चीफ लगाया जाए उनके जाने के बाद। उसकी वजह यह है कि हमीद गुल ने बहुत सारे महाज़ों पर करीब होकर काम किया था और बहुत अहम रोल में काम किया था। उन्होंने तालिबान के हवाले से, अफ़गान जंग के हवाले से उनका रोल था, IJ के हवाले से था, सियासत में भी उनका एक किरदार था और फिर ख़त्ते में भी उनका एक किरदार था। तो उनका असर और रसूख भी काफ़ी था। हमीद गुल साहब को असलम बेग चाहते थे कि आर्मी चीफ लगाए। नवाज शरीफ को लगता था कि अगर मैंने असलम बेग इनको हमीद गुल को लगा दिया तो ये असलम बेग की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ये अपना इख्तियार और तसल्लुत जमा के रखना चाहेंगे। इसलिए नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि हमीद गुल को आर्मी चीफ लगाया जाए। ये खींचातानी भी असलम बेग के साथ हुई। तो असलम बेग जब गए तो बड़े एक हैवी हार्ट के साथ गए, क्योंकि असलम बेग को जो है वो जिस तरह से वो चाहते थे कि खुशगवार तरीके से जाएं वैसे वो ना जा सके और नवाज शरीफ ने उनके साथ इन तमाम मामलात पर अपना मूड ख़राब किया और असलम बेग को इन्हीं हालात में घर जाना पड़ा। अब ये बज़ाहिर ताल्लुकात की ख़राबी उस नौइयत की तो नहीं थी, लेकिन कि जिसमें ताल्लुकात इतने कशीदा हो जाएं कि किसी एक को घर जाना पड़े। लेकिन जो अगले आर्मी चीफ आए आसिफ नवाज जंजुआ, उनके साथ तो बहुत ही कशीदा मामलात हो गए और बहुत कशीदा ताल्लुकात हुए। और वो क्यों हुए और वो कैसे आए, कैसे लगाए गए और किन बातों पर इख्तलाफ हुआ नवाज शरीफ का आसिफ नवाज जंजुआ के साथ, और बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हुआ। तो ये स्टोरी मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूँ। अभी असलम बेग के हवाले से जो मैंने आपको बताया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ के ताल्लुकात असलम बेग के साथ क्यों ख़राब हुए। अब ये जो बुनियाद थी इन ताल्लुकात की ख़राबी की, ये बाजवा साहब तक चलती है। यानी ये जो बुनियाद है, ये जो वजह है, इसको कैसे कैसे आगे ये मूव करती है, तो ये अगली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करते हैं। अगली वीडियो में आसिफ नवाज जंजुआ के हवाले से, नवाज शरीफ के ताल्लुकात के हवाले से बनाता हूँ या आपके सामने पेश करूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।